तो ब्लू लॉक का चैप्टर 328 आ चुका है और इस चैप्टर में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है, क्योंकि पिछले चैप्टर को पढ़ के उसका एंड देख के मुझे लग रहा था कि ईगो इसागी को वार्न करेगा या फिर उसकी तारीफ करेगा, इन दोनों में से चीजें ही कुछ करेगा। बट इस चैप्टर में तो वो इमोशनल होकर अपनी बैक स्टोरी सुनाने लग जाता है और उसको अपना गॉड लेवल एक्सपीरियंस बताने लग जाता है कि एक सॉकर प्लेयर के लिए उसकी पीक क्या हो सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इसागी जब इस पीक को एक्वायर करेगा ना, जो ईगो ने बताई है इस चैप्टर में, तभी वो वर्ल्ड्स नंबर 1 सॉकर प्लेयर बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और वो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावर अप मिलेगा इसागी को, ये जानने में इंटरेस्टेड हो? देन कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहाँ पे कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था। ईगो इसागी को कॉल आउट करता है और कहीं पर ले जा रहा होता है अकेले में बात करने के लिए। और जब इसागी ईगो से पूछता है कि व्हाट इज इट, आखिर तुम किस चीज के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे, जिसके रिप्लाई में ईगो बोलता है एट द एंड ऑफ द गेम, जिस तरीके से तुमने खेल खेला आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या था। जिसके रिप्लाई में इसागी बोलता है अच्छा वो तो मैं अपने गोल के लिए एम कर रहा था। एज एन ईगोइस्ट ये चीज तो नेचुरल है, ऐसी चीज तो मैं करूंगा ही उस गेम में जिसमें कि हम ऑलरेडी जीतने वाले हैं। अब ये चीज इसागी बोल तो देता है, लेकिन मन ही मन ये सोच रहा होता है क्या ईगो एंग्री है क्योंकि मैंने उसके रूल्स उसकी टैक्टिक फॉलो नहीं करी। जिसपे ईगो बोलता है हाँ, जिस गेम में तुम जीतने वाले हो ऑलरेडी ओवरवेलमिंग लीड के साथ, तो ऐसे केस में तुम्हारे पास टाइम और मौका दोनों होते हैं कुछ नई चीजें ट्राई करने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम इसी तरीके से गैम्बल करते हुए गेम खेलोगे तो तुम्हें भले ही दिक्कत ना हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में सारा का सारा प्लान, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग में जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और जो उनका मेन गोल है उसे फॉलो करने में और उस तरीके से रेस्पॉन्ड करने में उन्हें दिक्कत आएगी। एंड एज अ रिजल्ट ब्लू लॉक्स फॉर्मेशन विल कोलैप्स। जिस वजह से ईगो क्लियर कर देता है कि वो जो तुमने टैक्टिक यूज की थी ना, उसे सेकेंडरी टैक्टिक तक ही रखना, मेन टैक्टिक मत बनाना और ऐसे तरीके को तभी यूज करना जब तुम्हारे पास मौका हो। हम ऑलरेडी जीत रहे हो, डोंट मेक इट वे ऑफ विनिंग, क्योंकि इस तरीके के गोल्स को रिप्रोड्यूस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके रिप्लाई में इसागी तगड़ा और फार्म करते हुए बोलता है यस आई एम सॉरी, मुझे लगता है तुम सही हो और ये चीज मैं जानता था, बट बीटिंग नियोल नोआ विल नॉट बी इजी। और आई थिंक मैं काफी ज्यादा क्लोज हूँ उस थ्योरी को फाइंड करने में जिसकी हेल्प से मैं नियोल नोआ को हरा सकता हूँ और वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता हूँ। जो सुन के ईगो शॉक्ड कि अच्छा, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए इसागी ये भी बोलता है तुम जो सॉकर सिखा रहे हो मुझे वो इनफ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उसका यूज करके वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकता हूँ। और इतने में हम पहुंच जाते ब्लू लॉक के रूफटॉप पे। जो व्यू देख के इसागी काफी खुश, क्योंकि ऑब्वियसली उसे नहीं पता था कि ब्लू लॉक की रूफ पे भी जाया जा सकता है, लेकिन ईगो क्लियर कर देता है कि भैया ये इमरजेंसी के लिए है। खैर वो वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं और इसागी ईगो से बोलता है कि तुमने जो सुपर प्ले हाईलाइट्स मुझे भेजी थी, जो वीडियोस मुझे भेजी थी जिसको कि मुझे देखना था और सीखना था, तो उसमें जो जापान वर्सेस नाइजीरिया वाले मैच की हाईलाइट्स थी वो देख के मुझे एक चीज रियलाइज हुई एंड दैट डेफिनेटली एक्सपेंडेड माय विजन। जिस पे ईगो पूछता है कि तुम्हारी क्या थ्योरी है, मुझे भी तो सुनाओ, लेट्स सी तुम्हारी थ्योरी मेरी थ्योरी को सरपास करती है कि नहीं। जिस पे इसागी बोलता है कि उन वीडियोस को देख के वैसे तो मेरा विजन बढ़ गया था जैसा कि मैंने बताया, बट रियलिटी में उस टीम के अगेंस्ट में खेलने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, एंड दैट इज फिजिकल एबिलिटी। और अगर मैं इसी के बेसिस पे नियोल नोआ को हराने जाऊंगा तो भले ही मैं 1 मिलियन टाइम्स रिबाउंड हो जाऊं, 100% में नियोल नोआ को नहीं हरा पाऊंगा। इट विल ऑलवेज बी इम्पॉसिबल अगेंस्ट नियोल नोआ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी। बट लोकी, लोरेंजो, काइजर, इन तीनों के केस में अलग चीज है, क्योंकि इसागी के अकॉर्डिंग इन तीनों को वो बाय चांस किसी मैच में वो हरा भी सकता है, लेकिन किसी मैच में वो खुद भी हारेगा। बट स्टिल अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इन तीनों से भी मैं फिजिकल एबिलिटी में कम ही रहूंगा, इसलिए इंडिविजुअली इनसे मैं कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। जिस वजह से इसागी की थ्योरी ये है कि ह्यूमंस 2 तरीके के होते हैं, टैलेंट लर्नर्स और जीनियसेस। जिस पे ईगो खामोश, क्योंकि भैया ईगो के थ्रू ही तो हमने ये थ्योरी सुनी थी नीगो ईगोइस्ट लीग के दौरान, और इसागी खुद इस थ्योरी तक पहुंचा। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ईगो ले जाना चाहता था इसागी को, उसी डायरेक्शन में इसागी जा रहा है। खैर इसागी अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि इन दोनों ही टाइप के ह्यूमंस के बीच में, यानी टैलेंट लर्नर्स और जीनियसेस, इनके बीच में कोई हिरार्की नहीं होती कि कौन किससे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये दोनों ही बराबर है और एक दूसरे से कम्पीट करके एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं और एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक हमेशा सुपीरियर बना रहे और एक हमेशा उससे नीचे रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक ग्रो करेगा तो उससे कम्पीट करने के चक्कर में दूसरा ग्रो करता है, फिर दूसरा ग्रो करेगा तो पहला वाला ग्रो करेगा उससे कम्पीट करने के चक्कर में। और क्योंकि इसागी खुद टैलेंट लर्नर है तो अगर वो ढंग से अपने कंपटीशन का जीनियस चुनता है और उसको ग्रो करा के खुद भी ग्रो होता है तो अल्टीमेटली वो नियो नोआ को हराने की थ्योरी भी फाइंड कर ही लेगा। और इसागी को लगता है कि ईगो यही चीज रियलाइज करवाना चाहता था उसे नियो ईगो इस लीग के थ्रू, जहाँ पर कि काफी सारे जीनियसेस और काफी सारे टैलेंट लर्नर्स थे जो कि एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। लेकिन इसागी यहीं पे नहीं रुकता, काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ईगो से बोलता चला जाता है कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाई नॉट जस्ट रिन और बशीरा, मैं ब्लॉक के हर जीनियस को ऐसा फील कराना चाहता हूँ कि मैं उससे ऊपर हूँ, सो डैट वो मुझसे ऊपर निकलने के चक्कर में इम्प्रूव हो एंड मैं भी खुद इम्प्रूव हूँ उनसे ऊपर रहने के चक्कर में। और अगर तुमने ढंग से जापान वर्सेस नाइजीरिया वाला मैच देखा था तो उसमें भी इसागी एट द एंड यही तो कर रहा था, सामने वाली टीम को ग्रो करने में हेल्प कर रहा था सो डैट वो खुद भी इवॉल्व हो सके और इसी तरह वो वर्ल्ड्स बेस्ट बनेगा। और ये चीज वो प्रूव करके दिखाएगा ईगो को, साफ साफ उससे बोल देता है। लेकिन ईगो इसागी को इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देख के काफी ज्यादा शांत तरीके से उससे पूछता है, हे इसागी योची, डू यू थिंक अ गॉड ऑफ फुटबॉल एक्चुअली एग्जिस्ट? जिस पे इसागी शॉक्ड, ऑब्वियसली यार कोई भी शॉक हो जाएगा ऐसी चीज सुनते हुए, वो भी ईगो जैसे बंदे से। लेकिन स्टिल इसागी बोलता है कि तुम मैराडोना या फिर ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हो क्या? जिसके रिप्लाई में ईगो बोलता है, ना मैं कोई ऐसी रियलिस्टिक चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग अनसाइंटिफिक। जिस पे इसागी बोलता है, ऐसी चीज के बारे में मुझे तो नहीं पता है। लेकिन मन ही मन वो ये भी सोच रहा होता है कि यार ईगो जैसे बंदे से अनसाइंटिफिक और ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं जिसमें कि कोई लॉजिक नहीं है, क्या ईगो मिस्टिकल स्टफ के बारे में बात करता है? जिसके बाद ईगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, दैट गॉड ऑफ फुटबॉल एक रिजल्ट है तुम्हारे थॉट्स और एफर्ट्स का, जब तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों कंप्लीट सिंक में होते हैं और ऐसे टाइम पे लक, एनवायरनमेंट सब तुम्हारे सपोर्ट में वर्क करने लगती हैं और तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स विदाउट अ डाउट अ गॉड लाइक एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट जो हमें ईगो दिखाया जाता है अपने यंग डेज में, भाई साहब पहली बार जब मैंने ये पैनल देखा तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एक सॉकर मांगा पड़ रहा हूँ। एंड आफ्टर पैनल्स लाइक दिस हमें कुछ ऐसा एनीमे देखने को मिलता है तो दिमाग तो खराब हो गई। खैर ये पैनल हमें ऐसा ही नहीं दिखाया था क्योंकि ईगो ये बोलता है कि उसको एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है फॉर 7 मिनट्स, ना ही उससे पहले उसके साथ कभी ऐसा हुआ था और ना ही उन 7 मिनट्स के बाद कभी ऐसा हुआ है। और जब वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुई थी ना, मुझे साफ साफ फील हो रहा था कि किसी न किसी तरीके की इनविजिबल फोर्स काम कर रही है अपना, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैंने पुल ऑफ करी थी उस टाइम, ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का और कोई तरीका है ही नहीं। अब तुम कुछ सोचो यार, ईगो जो कि किसी भी तरीके के प्ले से इम्प्रेस नहीं होता है, ब्लॉक में इतने तगड़े तगड़े प्ले खेले हैं सारे के सारे प्लेयर्स ने, किसी से भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसको खुद ऐसा लगता है कि 7 मिनट्स के लिए उसने बहुत तगड़ा खेला था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कितना तगड़ा खेला था ईगो ने कि वो खुद अपने प्ले को लेके इतना ज्यादा शॉक्ड है। और सही भी यार, अब मुझे समझ में आया कि ईगो किसी भी तरीके के खेल से इम्प्रेस क्यों नहीं होता है, इतने तगड़े तगड़े गोल हुए क्यों नहीं होता है, क्योंकि ईगो ने कुछ ऐसा टेस्ट कर रखा है पहले से जिसके आगे सब चीज फीकी लगती है। और ये चीज मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ईगो खुद बोलता है कि उसके बाद क्योंकि वो ऐसा प्ले कभी खेल नहीं पाया इसलिए काफी ज्यादा वो बोर हो गया और सॉकर उसने छोड़ दिया। जिस पे सागी पूछता है, वेट क्या ये चीज लक और फ्लो जैसी इक्वेशन से अलग है? तो इसके रिप्लाई में ईगो पता है क्या बोलता है, ये इक्वेशंस तो मैंने खुद क्रिएट की थी उस 7 मिनट्स को फिर से रेप्लिकेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट इट नेवर हैपेंड। जिसके रिप्लाई में सागी बोलता है, अब जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो 7 मिनट्स तक मैं इनविंसिबल बन गया था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं ब्लॉक में आया हूँ मुझे लगता है ऐसा कि वो पावर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरा बशीरा से मिलना, अंडर 20 में लास्ट गोल को स्कोर करना, वो भी लक के बेसिस पे, क्योंकि बॉल का ठीक ईसाई के पास आना प्योर लक है यार। और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें ईसाई के साथ हुई हैं जो देख के कह सकते हैं कि ऐसा गॉड एग्जिस्ट करता है। और ऐसी बातें बोल के जब ईगो वहाँ से निकलने की बोलता है कि मैं ज़्यादा बातें कर ली, तो तभी ईसाई बीच में रुक के उससे बोलता है, वेट कोच प्लीज़ वॉच मी, I will meet the god of football myself. This Isagi Uchi that you created is going to make your dream come true. जिस पे ईगो भी सामने से बोलता है, yeah
और मनी मन ये सोचता है ट्राई सरपासिंग मी इसागी योजी। तो भाई साहब मेरा रिव्यू तो इस चैप्टर को लेके काफ़ी तगड़ा है, 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा मैं इसे रेटिंग, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पास्ट की चीज़ें भी दिखाई गई हैं, इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा है ये चैप्टर, और साथ ही साथ इसाई की डिटर्मिनेशन भी हमें इसमें शो करी गई है। और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिस स्पीड से इसाई ग्रो कर रहा है, ईगो को रियलिटी में लगता है कि इसाई उसे सरपास कर सकता है। एंड आई पर्सनली थिंक इसके बाद ईगो के पास कुछ भी नहीं बचा है इसाई को सिखाने के लिए। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और बाबू।